अस्सलाम वालेकुम। 28वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त मीडिया के बाद हिस्सों में सुनाई दे रही है। उसमें कोई नए सूबों की बात भी हो रही है और नए सूबों के हवाले से मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हज़रात हैं, जो तज्ज़िया निगार हैं, वो अपनी आरा लोगों से शेयर कर रहे हैं। मुझे इस हवाले से नए सूबों की ज़रूरत के हवाले से या ज़रूरत ना होने के हवाले से चंद बड़े अहम और दिलचस्प हक़ाइक़ आपके सामने रखने हैं। 28वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त चल रही है। इस हवाले से एक बड़ी अहम बात, बहुत सारी बातें, कोई वोटर की उम्र कम करने की बात बता रहा है, साफ ज़ाहिर है आप सब लोगों को पता है कि बड़ी बातें फैलाई जाती हैं जब भी ये मामला जो रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो। असल बात कोई और होती है। असल बात बड़े अरसे से एक ही है और वो 18वीं तरमीम का ख़ात्मा है। यानी कि बुनियादी तौर पे जो एजुकेशन का सिस्टम डिवॉल्व हुआ है, जिसकी वजह से खामखा गंदा या शऊर आ रहा है लोगों को, वो एक तो वो सिलसिला ख़त्म करना है, सेंट्रलाइज करना है एजुकेशन के सिस्टम को, और NFC अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में जो वफाक का हिस्सा जो है वो बड़ा करना है, ताकि जो फ़ौज के बजट की परसेंटेज का मामला नज़र आता है लोगों को, तो उसमें ज़रा जो पैसा भी ज़्यादा मिले और वो जो बात करने की हद तक, बयानिए की हद तक सूरत हाल है वो भी बेहतर हो। तो वो तो है। मेरा मौजू वो नहीं है। मैंने बात करनी है NFC के ऊपर और मैं उसके ऊपर दोस्तों से रहनुमाई लेता रहता हूँ, उसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील से। लेकिन अभी मेरी बात जो है वो ना वोटर की उम्र के हवाले से, ना NFC, ना 18वीं तरमीम, मैं बात कर रहा हूँ सूबों के हवाले से। आप अमूमन ये बात सुनते रहे होंगे और आप में से बहुत सौ के लिए ये कोई दिलचस्पी का मौजू भी नहीं होगा, लेकिन ये बड़ा अहम मौजू है और हमेशा से बदकिस्मती से ये मौजू जो है वो सियासत की नज़र हो जाता है। मैं पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं उनकी तहरीरें भी पढ़ता हूँ, मेरे शोबे का हिस्सा है, और मैं वीलॉग भी सुनता हूँ। हमारे वीलॉग करते हैं सीनियर सहाफ़ी हैं हबीब अकरम, मैं उनको भी बहुत रेगुलर सुनता हूँ। बाद औक़ात इतनी शोर व गोगा वाले वीलॉग होते हैं कि आप कह लें कि एक तरह की वो क्रेविंग होती है बात करके कि शाइस्तगी से बात करने वाले किसी बंदे की बात भी सुनी जाए। वो सीनियर सहाफ़ी हैं। जो सूबों के हवाले से बात थी उसमें उनकी राय ये थी हबीब अकरम साहब की कि जो सूबे हैं वो बिल्कुल बेमानी चीज़ है। उन्होंने तारीखी पस मंज़र बयान करते हुए ये बताया कि पाकिस्तान ने सूबे नहीं बनाए, सूबों ने पाकिस्तान बनाया। कि मुख्तलिफ सूबे थे बरसगीर पाक व हिंद में, तो उनमें से इन सूबों ने अपने 46 के इलेक्शन थे, उनमें ये फैसला किया रायामा के ज़रिए 10% वोटों को जो इजाज़त थी वोटरों को वोट देने की, उन्होंने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान की तरफ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो इन सूबों ने मिलकर पाकिस्तान बनाया और मज़ीद सूबे क्रिएट करना पाकिस्तान की नफ़ी है। ये उनकी मेन दलील थी। उनका ये भी कहना था कि ये वाली बात कि जी मज़ीद सूबे बनने से गवर्नेंस बेहतर होगी, तो ये कोई बात ऐसी नहीं है। अफ़गानिस्तान के अंदर सूबे बेहतर हैं, तो ज़्यादा हैं, तो क्या वहाँ गवर्नेंस बेहतर है? मेरा नहीं ख्याल। खैर, इस दलील की भी कोई रेलिवेंस बनती है, लेकिन मैं उनकी दलीलें आपको सारी बता दूँ। यही मेन उनका था। बुनियाद पाकिस्तान की किस तरह बनी और गवर्नेंस के हवाले से, और ये सबसे अहम उन्होंने आखिर में कंक्लूड यूँ किया कि जो आसमान है, आसमान से मुराद उनकी फ़ौज और ISI का जो गठजोड़ जो पाकिस्तान पे काबिज़ है, इसके हवाले से था कि जो सूबे बड़े हैं उनके अंदर कोई ना कोई जो है वो कोई ना कोई गड़बड़ कर देता है, कोई ना कोई आवाज़ खड़ी कर दे। जब सूबे छोटे होंगे तो उनको कंट्रोल करना बड़ा आसान होगा फ़ौज के लिए। तो ये उनके मेन आर्गूमेंट थे। उन्होंने कहा कि सूबे नहीं बनने चाहिए, ये शोशा छोड़ा जाता है, और आइन के अंदर अगर ऐसी कोई तरमीम या तब्दीली की जा रही है तो। अब मेरा मसला हमेशा से ये रहा है कि मैं कभी भी जितनी भी आपको किसी से या फ़ौज के अदारे से या किसी और हुकूमत से जितनी भी आपको तकलीफ़ हो, जो बात अगर कहीं पे कोई एक चीज़ भी सही हो रही है तो आपने तो वही रिपोर्ट करना है जो आप देख रहे हैं। सही है तो सही कहना है, गलत है तो गलत कहना है। कॉन्स्टिट्यूशन 1 टावर के ऊपर पुलिस इंटर हुई और लोगों से कहा कि वो खाली करें, तो पूरे मुल्क के अंदर एक शोर गोगा शुरू हो गया और बड़े बड़े सहाफ़ी और वीलॉगर और लोगों ने बाकायदा जियो न्यूज़ के ऊपर तो लोग रो रहे थे बैठ के कि ये तो जी जुल्म की इंतहा हो गई कि रात के 12 बजे रात कह गए। लेकिन अब मैं उन लोगों में से हूँ जो पिछले 15-20 साल थे उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे थे, मुसलसल कर रहे थे, लिख रहे थे। तो मुझे बड़ी बहरहाल तकलीफ़ हुई ये देख के कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और किस तरीके से वो बस्तियाँ, वो लोग जो इस्लामाबाद को चलाते हैं, उनके ऊपर से छत छीनी जा रही है बजाय उनको छत देने के। उनका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो अगर वहाँ पे बैठे और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में या वो चलने में या हाउस होल्ड में जाके हेल्प करके एक निज़ाम को चला रहे हैं, तो हुकूमत बजाय उनको छत देने के इस बात के ऊपर कि जी वो इलीगल हैं। गरीब लिखे के लिए लीगल इलीगल क्या है? वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, एक निज़ाम का हिस्सा है। लेकिन बहरहाल तो जब कॉन्स्टिट्यूशन 1 पे किया गया तो मैंने तो चूँकि देखा
और मेरा बुनियादी पॉइंट ये था कि जितने लोगों ने भी वहां पे इन्वेस्टमेंट की उन सबको पता था कि ये फ्रॉड है, क्योंकि ये फ्रॉड है, ये रोजाना अखबारों में छपता था। ये एक होटल की ज़मीन थी, उस वजह से मुफ्त दी गई, कोई पैसा नहीं लिया गया। इस कीमत, इस जगह के ऊपर हवाले से इतना बड़ा फ्रॉड हुकूमत के साथ किया गया। ये इतने पैसे दे दिए हैं, इतने पैसे दे दिए हैं, वो एक जगह से लेके बैंक से उठा के पाक हुकूमत के वो दूसरी जगह पे जाके जमा करा के कहते हैं हमने पैसे दिए हैं। हद है, मतलब लोगों को वैसे चे बनाने की भी हमारे बाज़ लोगों में बड़ी महारत होती है। तो वो उसको बाद में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, और साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान की सबसे प्राइम जगह के ऊपर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो तो पाकिस्तान की एलीट वहाँ भागी लपकी। जब वो खाली कराने की बात हुई तो मुझे 1 लाख इख्तलाफ हो सकता है मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं, जिस तरह से वो जुल्म कर रहे हैं मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, और जो बाकी पाकिस्तानी शहरी हैं, लेकिन एक चीज़ जो मेरे सामने सही हो रही है, मैंने कहा ठीक है ये तो बिल्कुल होना चाहिए था। और ये जो मुजरम है जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, कंपनियों को छोड़ें आप सर, ये जो मतलब जिनको पता था कि यहाँ पे ये हो रहा है, वो जुआ जो उन्होंने खेला है, तो ये तो गलत चीज़ थी ना, तो इसको गलत। इसी तरीके से अगर कभी कोई अच्छी चीज़ ये वाली रजीम भी कर रही होगी, अब क्या करें जी, अब मैं जाके वहां पे कब्जा तो नहीं छिड़वा सकता ना, कब्जा छिड़वाना तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। तो अब जो काबिज हैं तो इनको गलत कहना, तो गलत तो दिन रात कहते हैं, लेकिन अगर वो कोई ऐसी चीज करें, किसी गरीब को कोई इंसाफ दिला दे, मैं कहा नहीं जी इन्होंने गलत इंसाफ दिलाया, ये बात तो नहीं हो सकती ना। तो बुनियादी तौर पर इस सारे मामले के अंदर मेरी जो मारूजात हैं वो बड़ी सिंपल हैं। पहली बात तो ये है कि जब पाकिस्तान बना, जहाँ से उन्होंने बात शुरू की वो बात ही गलत थी, है ना, कि उन्होंने रेफरेंस दिया कि जनूबी पंजाब के हवाले से या बहावलपुर रियासत के हवाले से। बात यह है कि सूबे बने लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, आप जिस तरह मर्जी इसको प्रेजेंट कर लें। एक तो खैर ये भी हिस्टोरिकली बाज़ लोग जज्बा हब्बल वतनी के अंदर इतने ज़्यादा वो गूंजे जाते हैं कि वो एक ख़ास जो बयानिया है उससे बाहर निकलते ही नहीं। वो इस तरफ नहीं जाते कि अंग्रेज़ का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी ये प्लान था कि हमने इस खित्ते को छोड़ के जाना है अब, और यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लानी है, और हमने इसके लिए 2 यूनिट बना के जाने हैं, 2 मुल्क बना के जाने हैं, तकसीम करके जाना है, ताकि फिर हम एक जो कमज़ोर हिस्सा होगा उसको इस्तेमाल करते रहें। ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की एक प्लान था, और इसके 1-2 नहीं, अगर किसी को नज़र नहीं आते तो अब क्या कहा जा सकता है, प्लान थे। और सारा कुछ उसके उसी सीक्वेंस में, उसी तरीके से कराया गया जिस तरह अब इलेक्शन करवाए जाते हैं, तब भी ये इलेक्शन वाला मामला ही था। बहरहाल जो हुब्बल वतनी है वो आपको नहीं बात सोचने देती, लेकिन सोचना चाहिए बहरहाल। तो अब ये है कि पहली बात तो ये है कि बहावलपुर तो हिस्सा ही नहीं था, बहावलपुर तो दोनों तरफ बिल्कुल बॉर्डर पे था, इंडिया के साथ भी जा सकता था। तो उन्होंने अपनी एक जो हैसियत थी उसको बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के अंदर शामिल होने का ऐलान किया, जो नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी। दूसरी बात जो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर बना पाकिस्तान बनने की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बात यह है कि सबसे पहले तो आप पॉपुलेशन तो देखें ना, पंजाबी पॉपुलेशन का और सराइकी पॉपुलेशन का कंपेयर तो करें आप ओवरऑल। मतलब क्या सिर्फ ये बहावलपुर डिवीजन या डेरा गाजी खान डिवीजन या मुल्तान डिवीजन या साहिवाल डिवीजन के कुछ, या सरगोदा डिवीजन के भी वो जो इलाके हैं, जो भक्कर है या जो मियाँ वाली है, क्या वो नहीं आते इसके अंदर? क्या उसके अंदर सराइकी स्पीकिंग पॉपुलेशन नहीं है? फॉर दैट मैटर, मतलब इवन डेरा इस्माइल खान में आप चले जाएं, ठीक है, तो कितनी बड़ी एक पॉपुलेशन है। और अगर आप इस लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर आप ये कर रहे थे, तो आपको वो जनूबी पंजाब उसी वक्त ही सराइकी वसेब एक सूबा आपको बनाना चाहिए था पंजाब के जनूबी हिस्से में। आपने वो सूबा उस वक्त नहीं बनाया। अब बात यह है कि जो सूबे बनने की बात है उसमें इंतजामी तौर पे क्या फ़ायदा होगा या नहीं होगा ये बाद में आएगा। बात तो ये है कि जिन बेसिस के ऊपर आपने ये सारा कुछ खड़ा किया हुआ है, तो पहले उसमें वो बुनियादी गलत है कि आपको उस पूरे रीजन बनता है पूरा है जो साफ ज़ाहिर है पंजाबी एलीट, अपर पंजाब और सेंट्रल पंजाब की पंजाबी एलीट जो है अपने ताकत की वजह से और फौज के अंदर अपनी पेनिट्रेशन की वजह से उस हिस्से को पूरी तरह डोमिनेट करती है, कंट्रोल करती है, और वहाँ पे उम्मीदवार प्लांट किए जाते हैं, खास तरह के उम्मीदवारों को सपोर्ट किया जाता है और जितवाया जाता है उस खित्ते उस इलाके में से भी। तो ये ज्यादती है ना, ये जुल्म है, ये गलत है, ये अननेचुरल चीज़ है जिसका बहुत ही सख्त, जब तक आप नेचुरल अंदाज में चीज़ों को आगे नहीं चलने देंगे तो ये मामला आगे नहीं चल सकते। तो अब इसमें अगर आप इंतजामी तौर पर आते हैं तो फिर अब तरतीब से बात करें। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे नाज़रीन, ये पाकिस्तान का लेटेस्ट मैप है। अगर आप
जो हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं जिसके बुनियाद पे इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत बनती है और चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आता है। चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हुए वैसे बंदे से हादसा निकल जाता है, लेकिन बहरहाल आइन के अंदर जो लिखा हुआ है मैं वो बात कर रहा हूँ। अब इसमें आप देखें तो आपको नज़र आएगा, ये अल जजीरा की वेबसाइट से मैंने लिया है। आपको पता है कि पहले 272 सीटों पे डायरेक्ट इलेक्शन होता था, अब सीटें कम होकर 266 हो गई हैं। पहली बात तो ये 133 इसका हाफ बनता है। कौमी असम्बली में जिसकी हाफ सीटें हों तो उसकी हुकूमत बन जाती है। जो लोग समझते हैं मामला तो उनको पता है कि हाफ से थोड़ी सी कम भी हो तो आप हुकूमत बना जाते हैं। लेकिन जिस पार्टी की भी जिस अलायंस की भी हाफ सीटें हों वो बन जाती, हुकूमत बन जाती है। अब इसमें पंजाब की सीटें देखें, आपको नजर आ रहा होगा 141, यानी कि अब इसके बारे में दलील वैसे एक आगे जाके ये दी जाती है जी वो सेनेट के अंदर सबकी बराबर हैं, तो ये पॉपुलेशन की बुनियाद पे तो यही होना था ना। तो सेनेट के अंदर बराबर की बात नहीं है, वो लेजिस्लेशन में आपको पता है किस तरह पाकिस्तान में लेजिस्लेशन होती है। असल बात ये है कि हुकूमत किसने चलानी है, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बनता है आइन के तहत। अभी तो असूल की बात हो रही है ना, तो उस असूल की बात के तहत अगर 141 सीट्स जो हैं एक सूबे की हैं तो यहीं से पाकिस्तान की नफी हो रही है। इस एक पॉइंट, इस एक नुक्ते से, जहां तक अब पाकिस्तान बनने की बात करते हैं ना, पाकिस्तान इसने बनाया था और ये यहां से इस सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन से जो है वो नफी हो रही है पाकिस्तान की कि एक पार्टी, पाकिस्तान से मुराद क्या है, ये 4-5 मुख्तलिफ अकाइयां हैं, ये चंद फूलों का एक गुलदस्ता, ये सब फूल हैं तो एक पाकिस्तान बनता है। हम तो आज तक यही कहते हैं, हालांकि आपको पता है कि बाद लोग अपने अलावा किसी को फूल समझते ही नहीं, लेकिन मैंने तो हमेशा यही बात की कि इस गुलदस्ते को अगर सलामत रखना है तो ये सब इकट्ठे ही चल सकते हैं। तो आप ये देखें कि ये इस तरह से एक सूबा है और बनाया गया है और उसमें अपर पंजाब और सेंट्रल पंजाब की डिस्ट्रिक्ट्स के लोग मैनिपुलेट करते हैं साउथर्न रीजन ऑफ द पंजाब के ऊपर भी, और वहां से भी फौज की मदद से या दूसरे तरीकों से या किसी भी तरीके से सपोर्ट करके अपने ही लोगों को लेके आते हैं। तो 140 यानी कि आप कोई भी पार्टी सिर्फ पंजाब पे फोकस कर ले, उसको केयर करने की जरूरत ही नहीं है खैबर पख्तूनख्वा की, बलोचिस्तान के, उसको सोचने की जरूरत नहीं है, सिंध में क्या हो रहा है उसको सोचने की जरूरत नहीं है। आप नून लीग की मिसाल ले लें कि पंजाब में आप करें, आप भाड़ में जाए बलोचिस्तान। यही वजह है कि बलोचिस्तान के अंदर आपको कभी किसी सियासतदान का उस तरह से इंटरेस्ट नजर नहीं आया, क्योंकि उसका पॉलिटिकल स्टेक नहीं है, उसका पॉलिटिकल स्टेक नहीं है। तो पहली बात तो ये, इसी तरह केपीके के अंदर उनको एक बेल्ट मिल गई हुई है हजारा वाली नून लीग को, तो वो उनको बाकियों का है ही नहीं, बाकी इलाकों में जो मर्जी होता रहे। इसीलिए वहाँ पे अब एक और हमेशा वो तजर्बात करते रहे। अभी कुछ अर्से से पीटीआई चल रही है वहाँ पे। जो सिंध है, सिंध के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मतलब सिंध, हम तो चाहेंगे कि जो पीपल्स पार्टी को पीपल्स पार्टी पंजाब नहीं बनाया था, पीपल्स पार्टी पंजाब में भी आए, मकबूल हो, काम करें, अच्छा काम करेंगे बिल्कुल मकबूल होंगे। लेकिन ये वेरी जो सेटिंग, जो स्टैटिस्टिक्स है कि 141 और उसकी बुनियाद के ऊपर वो सूबा चला गया, पूरा पाकिस्तान चला रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। बाकी तीनों सूबों की भी उतनी ही अहमियत है, और ये आपने जोर जबरदस्ती बदमाशी की बुनियाद के ऊपर ये किया हुआ है। बहावलपुर आपने इसलिए साथ में लाया था कि वो उसकी इंडिपेंडेंट सूरत बरकरार रहेगी। आप झूठ बोलते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि जी वो पंजाब, पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर शामिल हो गया था, वो तो 1 यूनिट बनाया गया तो वो ईस्ट और वेस्ट हो गया, और जब 1 यूनिट तोड़ा गया, जब 1 यूनिट तोड़ा गया तो उसको, और उस दिन से लेके जब 1 यूनिट तोड़ा गया तो बहावलपुर को सूबे में डाल दिया गया पंजाब में, वहां पे क्या तशद्दुद और फसादात नहीं हुए, क्या लोग शहीद नहीं हुए बहावलपुर के अंदर। और उस वक्त से तहरीके बहाली सूबह बहावलपुर के लिए कोई एक्टिविस्ट उठता है, उसको तो ये बलोचिस्तान में तो फौज इनको उतारनी पड़ती है, और जो मुतलका एसएचओ होता है उसके जरिए बंदा मरवा देते हैं। जो भी बंदा कोई एक्टिवेट होता रहा, पूरी तारीख के अंदर ये मिसाल रही है। तो ये चीज गलत है ना। तो वो तो कहते हैं जी कि अगर आप सराइकी वसेब एक सूबा बनाते हैं तो बहावलपुर को अलहदा बनाए। तो हाँ, चंद लोगों का ये जरूर है कि अगर सराइकी वसेब के नाम से एक सूबा बनता है तो उसमें बहावलपुर को कैपिटल कर दिया जाए अगर, तो वो वाली बात भी खत्म हो जाएगी। और ये वाली बात बाद लोग ऐसे खामखा जिद में इत्तेहाद की बातों खत्म करते हैं, मुल्तान को ही कैपिटल बनाना। पूरी दुनिया के अंदर कैपिटल जरा साइड पे बनाया जाता है। अगर बहावलपुर छोटा शहर भी है मुल्तान की निस्बत, तो वो कैपिटल बनेगा तो वो भी ऊपर आएगा और मुल्तान की अहमियत अपनी जगह पर रहेगी, और सराइकी सूबे का मुतालबा भी पूरा हो जाएगा, जिसको आप सराइकी वसेब कह लें। तो ये बुनियादी तौर पर मुझे पता है सिंध के अंदर भी बाद लोग बात करते हैं, केपीके के अंदर भी लोग बात करते हैं कि फला सूबे के हवाले से। मसला यहाँ पे ये नहीं है, मसला यहाँ पे है कि जो एक एस्टेब्लिश्ड रियलिटी है, एक पूरी
एक ज़ुबान के बोलने वाले लोग हैं जो कि वहाँ मौजूद हैं, और वो उनका राइट बनता है कि अगर आपने बलूचिस्तान बनाया हुआ है, अगर आपने सिंध बनाया हुआ है, अगर आपने पंजाब बनाया हुआ है, अगर आपने पख्तूनख्वा बनाया हुआ है, तो आप क्यों सराइकी वसेब नहीं बनाते? तो ये तो एक वो पाकिस्तान की बुनियाद के हवाले से अगर बात करें तो असल बात तो ये इससे एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर, बिल्कुल 100% एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगी। अफगानिस्तान की मिसाल की यहाँ पे क्या रेलिवेंस बनती है कि वहाँ ज़्यादा सूबे तो नहीं। ये बात कही जाती है जी कि आपको क्या पता कि सेनेट में बराबर सीटें देनी होती हैं, उनको भी उतनी सीटें आ गई तो पहले पंजाब के 25 सेनेटर हैं तो बाद में पंजाब के 40 सेनेटर हो जाएंगे। सब ज़रा 5 सूबे जब होंगे तो 20-20 सबके आ जाएंगे, 100 अगर आपने रखनी है तो उसके 40 हो जाएंगे, तो 15 और बढ़ जाएंगे, तो आप पंजाब के लोग तो और डोमिनेंट। ऐसा नहीं होता है। यकीनी तौर पे पहली स्टेज पे ऐसे ही होगा क्योंकि पंजाब का, अपर पंजाब की डिस्ट्रिक्ट का इन्फ्लुएंस है साउथ पंजाब के ऊपर और फौज के जरिए इन्फ्लुएंस है। यकदम सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। आप एक दफ़ा बनाएंगे, जब वहां पे उनकी जो इंडिजिनस जो लोकल लीडरशिप आगे आएगी तो वो यकीनी तौर पे अल्टीमेटली आपको वो जो कम से कम 20 सेनेटर हैं वो सराइकी वसेब के इलाके से मिलेंगे। वो ठुकराए हुए या इग्नोर किए हुए इलाकों से, राजनपुर, डेरा गाजी खान जैसे इलाकों से, भावल नगर जैसे इलाकों से वो लोग जो है वो जब सामने आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक जेन्युइन क़यादत भी सामने नजर आना शुरू होगी। ये वाली बात बड़ी गलत है कि आप कहें कि जी सूबा बनना ही नहीं चाहिए। और ये जो बात है कि एस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख वाली बात है, एस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख कौन मज़ाहमत कर रहा है हजरत? यहाँ पे किसने कहाँ पे मज़ाहमत की है? कौन सी मिसाल है मज़ाहमत की? बलूचिस्तान के अंदर कोई मज़ाहमत करता है, सिंध के अंदर कोई मज़ाहमत करता है, पख्तूनख्वा के अंदर कोई मज़ाहमत करता है। पंजाब तो खैर हमेशा से ताकतवरों के नीचे पंजाबी लगे होते हैं और बस वो जो भी इक़्तिदार पे बैठा होता है उसको खुश करने के लिए हर हद पार करते हैं। मज़ाहमत की क्या बात है? अगर अगर मज़ाहमत की बात है फिर तो लाजमी तकसीम करें। खैर है, एक और सुबह मतलब है कि बादशाह को सलाम करने में अपना हिस्सा डालेगा, उससे वो बिल्कुल रेलिवेंट बात नहीं है। बिल्कुल कंट्रोल और मैनेज नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल सराइकी इलाके के लोग ही सच के लिए, आईने पाकिस्तान के लिए मज़ाहमत पेश करेंगे। कोई भी डिक्टेटोरियल फोर्सेस होंगी उनको, और जो पंजाब के अंदर जो बदनीयती से अपना सब कुछ बेच देने की एक तमा लेके लोग चंद बैठे होते हैं, अपनी इज्जत हाथों में लेके बैठे होते हैं, ताकतवर को सलाम करने के लिए इंतज़ार में होते हैं कि हम सरब सजदा हों। ये आपको सूरत हाल वहाँ पे नज़र नहीं आएगी सराइकी वसेब के सूबे के अंदर। जहाँ तक कराची के सूबे की बात लोग करते हैं तो हिस्टोरिकली वो सिंध का ही हिस्सा है। बिल्कुल जो उर्दू स्पीकिंग लोग आए बड़े काबिल एहतराम लोग हैं। पाकिस्तान के बनाने में उनका बेमिसाल किरदार है, कोई उनके किरदार से ना इनकार कर सकता है। पाकिस्तान को आगे लेके चलने में उनका बड़ा बेमिसाल किरदार है, लेकिन वो एक बिल्कुल डिफरेंट डिबेट है, वो बाद की बात है। वो हिस्टोरिकली सिंध, कराची जो है सिंध का सबसे अहम शहर रहा है। उसके ऊपर कैसे मतलब मामलात या बात, अगर आप किसी दलील की बुनियाद पे बात करना चाहते हैं तो कैसे की जा सकती है? हज़ारा का बिल्कुल मसला है, किसी नेक्स्ट स्टेज पे डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन ये तो पूरी एक कम्युनिटी, एक एथनिक कम्युनिटी है, एक लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं। बाकी तमाम सूबे उन बेसिस पे हैं, तो ये क्यों नहीं? अजीब व गरीब बात है। ये बात बिल्कुल समझ से मावरा है, समझ से बाहर है, कोई समझ नहीं आती कि जो भी लोग ये बात करते हैं, दलील देते हैं। हमने कोई लोग छोड़े होते हैं ISI ने, फौज ने, वो अजीब व गरीब, वो इंतहाई, जिस तरह ये फवाद चौधरी वगैरह वो सराइकी के बारे में और सराइकी लोगों के बारे में इंतहाई नस्ल प्रस्ताना रेसिस्ट फिक्रे जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। शर्म आती है ऐसे लोग हमारे माशरे के अंदर फिर रहे होते हैं और वो तस्लीम ही नहीं करते, उनकी एग्जिस्टेंस को तस्लीम नहीं करते। बाद लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि जी ये ज़ुबान ही एक है। ऐसे लोग भी है, हालांकि पंजाब हुकूमत बाकायदा उसको अलहदा ज़ुबान के तौर पे ना सिर्फ तस्लीम करती है बल्कि मानती है। यहाँ तक आप ये देखें कि जो सराइकी ज़ुबान के लिखने का अंदाज़ है मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ है। इस पूरे खित्ते में, पंजाब के खित्ते में पंजाबी और सराइकी कब आए, ये इसमें आप पहले की फैसला ही नहीं कर सकते। हिस्टोरिकली इवॉल्व हुई हैं ये पॉपुलेशन और पुरानी ज़ुबानों से इन्होंने इवॉल्व किया है। इस तरीके से कोई ख़ास टाइम पीरियड नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो सराइकी मैनूस्क्रिप्ट्स हैं, जो उनके रिटर्न जो स्क्रिप्ट्स हैं बात, वो यकीनी तौर पे पंजाबी से पुराने हैं। काम वो पंजाबी क्लेम कर रहे हैं कि वो जी हमारे वाली ये मतलब है कि ज़ुबान में फ़र्क ही नहीं है। टोटली 100% डिफरेंट ज़ुबान है। मिसाल मैं एक देता हूँ आपको और फिर वहाँ पे इसी पे बात कंक्लूड करते हैं। हमारे तो जो शोरा हैं, आप कह लें कि जो सराइकी ज़ुबान के, उनको भी बात पंजाबी अपना शायर बना के बैठे होते हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद
सराइकी ज़ुबान के शायर हैं। मैंने अमूमी तौर पे बात पंजाबी लोगों को उनके अशार पंजाबी के रंग में सुनता हूँ और मैं हैरान रह जाता हूँ। एक मिसाल देता हूँ, उससे आपको बात शायद समझ आए बाज़ लोगों को। ये जो सेम लैंग्वेज करने की बात फैलाने वाले ये टाउट जो ISI ने छोड़े होते हैं, तो वो ख्वाजा गुलाम फरीद का एक शेर है कि हुण थी फरीदा शादवल, मूंझे कूना कर याद वल, झोंका थीसन आबाद वल, ए ने नवासी हिकमानी। अब मैं आपके सामने सिर्फ बात को कंक्लूड करते हुए 2-3 अल्फाज आपके सामने रखता हूँ। जिस तरह पहला फिक्रा है कि हुण थी फरीदा शादवल, हुण थी। अब ये जो थी है ये उर्दू वाला थी नहीं है, ठीक है ना। अब आम बंदे को उस तरीके से वो समझ नहीं आएगी इस लफ्ज़ की। हुण थी फरीदा शादवल, शाद चलो आप कह सकते हैं खुशी के मानों में समझ एक पंजाबी को आएगी। वल आखिरी लफ्ज़ वल है, किसी पंजाबी को समझ नहीं आएगी सिवाय भक्कर सरगोदा की रीजन में रहने वाले चंद लोगों को। हुण थी फरीदा शादवल, मूंझे को न कर याद वल। अब मूंझ का जो लफ्ज़ है, अब यकीन माने सिर्फ वो पंजाबी जो सराइकी इलाकों में रहते हैं वो समझ सकते हैं मूंझ से क्या मुराद है ना। मूंझ से मुराद बेसिकली जब आप अपने महबूब के बगैर होते हैं, तो वो जो तन्हाई के लम्हात होते हैं, उदासी के लम्हात होते हैं, वो मूंझ होती है जब आपको अपने यार की, अपने दोस्त की, अपने आशिक की जो एक याद आ रही होती है। तो मूंझे को न कर याद वल, झोंका थीसन आबाद वल। अब झोंका का लफ्ज़ जो है झोंक, बहुत कम लोग, वो पंजाबी लोग जो सराइकी इलाकों में रहते हैं वो उसको समझेंगे कि झोंका थीसन आबाद वल, कि ये जो बस्तियां हैं ये दोबारा से बसेंगी। ए ने नवासी हिकमानी। तो जब मैं पहली दफ़ा, जब शुरू में हम ये शेर लिखे होते थे बहावलपुर शहर में, तो मुझे ये सारा याद था, लेकिन मुझे भी इस आखिरी मिसरे की पूरी तरह समझ नहीं थी। पहले लफ्ज़ों की समझ थी, आखिरी की बड़े देर बाद समझ आई कि ए ने नवासी हिकमानी। ए ने नदी को कहते हैं, ए ने नवासी, वासी में ना बहना। ए ने नवासी हिक माहनी, एक किनारे से। माहनी का मुझे मीनिंग नहीं आता था, बहुत ही मतलब है कि गहरी सराइकी का लफ्ज़ था। ए ने नवासी हिक माहनी, नदी कभी भी एक किनारे के साथ नहीं बह सकती। तो ये ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम है। आप इसका लिखा हो तो कोई पंजाबी शख्स जो उर्दू का आलिम हो इसको एक लफ्ज़ नहीं पढ़ सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, लफ्ज़ पढ़ने से मुराद कभी भी नहीं समझ सकता। लिखने का अंदाज मुकम्मल तौर पर पंजाबी से, जो पंजाबी हमारे पंजाब में लिखी जाती है उससे मुख्तलिफ है। उसका अंदाज़ मुख्तलिफ है, उसका असलूब मुख्तलिफ है, उसकी ग्रामर मुख्तलिफ है, वो ज़बान बोलने वाले मुख्तलिफ हैं, उनका कल्चर मुख्तलिफ है, उनकी रवायात मुख्तलिफ हैं। लेकिन हमारे यहाँ मतलब अजीब व गरीब हमारे बड़े अच्छे लोग भी, बहरहाल ये मेरा एक दलील की बुनियाद पे एक इख्तलाफ राय था एक ऐसे शख्स से जो मेरे से सीनियर भी हैं और मैं उनका रिगार्ड भी करता हूँ और उनको मुसलसल सुनता हूँ। और मैं समझता हूँ कि नए सूबे बनने से, नए इंतज़ामी यूनिट बनने से, चाहे फ़ौज ये बात कह रही, फ़ौज गलत है, गलत है, गलत है, उसको गलत कहेंगे, 1000 बार कहेंगे जहाँ जहाँ वो गलत है, लेकिन अगर कोई सही काम होगा तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान मजबूत होगा अगर इस तरह का एक यूनिट वो टूटे और सूबे और मुकामी लोग उनको आज़ादियाँ मिलें अपनी बात कहने की, सामने आने की, अपना आप मनवाने की, अपने आप को रिप्रेजेंट करने की नेशनल लेवल के ऊपर, और एक 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 तवाज़ुन नज़र आए बाकी सूबों के दरमियान भी, उनको भी उतनी अहमियत मिले। बलोच उतने ही अहम, उतने ही प्यारे हैं, सिंधी उतने ही प्यारे हैं, पख्तून उतने ही प्यारे हैं, सराइकी उतने ही प्यारे हैं, जिन्हें अपर पंजाब दी चंद डिस्ट्रिक्ट के लोग चंगे ने या सियाने ने। मैं तो कभी कभी ये तजवीज़ देता होता हूँ कि अगर आप वाकईतन सिंसेयर हैं पाकिस्तान से, तो अभी आपने देख लिया ना पिछले 78 साल, कम से कम कोई एक 20 साल का अरसा ऐसा आप रख लें बीच में कि जिसके अंदर आप सिर्फ ये कर लें कि इक़्तिदार में टॉप पे, ये गैर जमहूरी बात लोगों को लगेगी, लेकिन एक तजवीज़ है, फ़र्ज़ करें तो कंसीडर ज़रूर करें कि टॉप के चंद ओहदों पे और आर्मी के टॉप चंद ओहदों पे ये जो 5-3-4 डिवीजन है ना, लाहौर डिवीजन, गुजरात डिवीजन, रावलपिंडी डिवीजन, सरगोदा डिवीजन और इनकी डिस्ट्रिक्ट मतलब इनके जो ये पंजाबी ख़ास जहन वाले जो सबसे बड़े हुब्बल वतन बनते हैं, इनको इन ओहदों से ज़रा दूर रखा जाए, बाकी पाकिस्तान के लोगों को नुमाइंदगी मिले, वो सामने आए, आगे आए, ऊपर आए, तो यकीनी तौर पे आप देखिएगा कि बड़ी तब्दीली आएगी और पाकिस्तान मजबूत होगा। ये जो नफ़रतें, ये जो दूरियां हैं ये ख़त्म होंगी, क्योंकि इक़्तिदार चंद जगहों पे मरकूज़ कर दिया गया है। अगर किसी और इलाके का वज़ीर आज़म आ भी जाता है, अगर गिलानी मुल्तान से आके प्राइम मिनिस्टर बन भी जाते हैं, इख्तियार तो क्यानी के पास है ना GHQ के अंदर। तो अब बात यह है कि वो क्यानी कहाँ का है, या आसम मुनीर कहाँ का है, या रहील शरीफ कहाँ का था,
या कमर जावेद बाजवा कहाँ का था? बात ये आपको मुझे सब पता है, हम सिर्फ आंखें बंद करते हैं हकाइक से। इन लोगों से, जो अपर पंजाब की चंद डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं जो खुद को अकले कुल समझते हैं। अच्छा, ये बड़ी आखिरी बात है, आखिरी बात, सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि सबसे बड़े हुब्बल वतन भी यही बनते हैं। थोड़ी सी बात पाकिस्तान की किसी पॉलिसी के खिलाफ करेगा, उससे से इनकी राल टपकना शुरू हो जाती है। और आप यकीन माने कि ये इतने इतने मुनाफिक लोग हैं, ये इन डिस्ट्रिक्ट्स के ज्यादातर लोग, मैं सबको नहीं कह रहा, इतने मुनाफिक हैं कि जब बात आप करेंगे बलूचिस्तान के लोगों की, बलोच लोगों की, ये फौरन जो है ना, वो ये मैंने जो बोला ये गाली निकाली है, गाली निकालेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, सिंध के लोगों की बात करेंगे, बड़ा गंदा और रेसिस्ट और नस्ल प्रस्ताना कमेंट देंगे। पख्तूनों की बात करेंगे, पठानों की बात करेंगे, इंतहाई घटिया बात करेंगे। ये इनकी पाकिस्तानियत है, ये इनकी पाकिस्तान से मोहब्बत है, ये इनकी पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग है इन डिस्ट्रिक्ट में बसने वाले चंद लोगों की। तो ये भी एक तजवीज़ है, बात से लोगों को शायद बुरी भी लगे। भारत तो मैं समझता हूँ कि सूबे बिल्कुल बनने चाहिए आगे चल के। अभी फिल वक्त जो है वो एक ही हो, बेहतरीन यही है कि पंजाब को सूबा भावलपुर बने, सराइकी वसेब बने, या बेहतरीन सबसे ये है कि सराइकी वसेब बने और भावलपुर कैपिटल हो, मसला ही हल हो जाए और इससे पाकिस्तान मजबूत होगा। ये जो सूबों के अंदर इतना बड़ा आपको एक अदम तवाज़ुन नजर आता है, ये खत्म होगा। भारत प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होगी।